हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी से संबंधित कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप यहाँ देख पा लिखा गया वन शॉट, यानी आज एक ही वीडियो में हम सभी चैप्टर का टोटल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, यानी कौन साइंटिस्ट ये अवधारणा दिए थे। तब जानते हैं हाइगेंस दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, यानी प्रकाश का रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए आयामीकरण, बी तरंग के चालकरण, सी आवृत्तिकरण, डी कलाकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, डी ध्रुवण। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्योंकि परावर्तन का भी व्याख्या होता है तरंग सिद्धांत से, अपवर्तन का भी होता है, ध्रुवण का भी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, जिसका व्याख्या हम लोग तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र, ध्यान देंगे प्रकाश स्रोत क्या है, एक रेखा छिद्र यानी रैखिक प्रकाश स्रोत है, उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र क्या होता है। बताइए किसी रैखिक प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होता है। तो हम जानते हैं रैखिक स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन ये, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी आंतरिक परिवर्तन, डी दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा, माने लगभग क्या होगा। ओके, ध्यान देंगे। तो सुदूर माने क्या हो, बहुत दूर स्थित है प्रकाश स्रोत। तो बहुत दूर जब स्थित है, दूर से आने वाली किरणें सामान्यतः हम लोग क्या मानते हैं, समांतर किरण पुंज जाती है दूर से, और समांतर किरण पुंज के कारण जो तरंगाग्र प्राप्त होगा कैसा होगा, समतल होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर। ओके, अगला दिया, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम, अर्थात तीव्रता जो है आर स्क्वायर का व्युत्क्रम पाती है, किसके लिए मान्य है। बिंदु स्रोत के लिए, रेखीय स्रोत के लिए, समतल स्रोत के लिए, बेलनाकार स्रोत के लिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिंदु स्रोत के लिए। अन्य जो भी स्रोत दिखाई दे रहे, रेखीय स्रोत हो या समतल स्रोत या बेलनाकार स्रोत हो, इन सब के लिए तीव्रता क्या होती है, तीव्रता जो होती है आर के व्युत्क्रम पाती होती है, यानी ये वाला होगा। ओके, बट किसके लिए बोला गया है, इसमें पूछा गया है वो आर स्क्वायर का व्युत्क्रम पाती, तो क्या होगा, बिंदु स्रोत होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, बी अपवर्तनांक, सी वेग, डी तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए माने क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में गमन करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति घटती है। ओके, अब ध्यान दीजिए, प्रकाश तरंग कहां जा रहा है, हवा से कांच में। तो हवा क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम। हम जानते हैं जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम जाती है उसका वेग घट जाता है और तरंगदैर्घ्य भी घट जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तरंगदैर्घ्य घटता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होगा। तो बिंदु स्रोत के कारण परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, गोलाकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 80 कर। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत काला संबोध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं समान हो, आयाम समान हो, कलाई समान हो, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, दो स्रोत काला संबोध कब होते हैं, तो दो स्रोत काला संबोध तभी होते हैं जब उनके बीच कालांतर क्या हो, कालांतर या तो शून्य हो, या तो क्या हो, शून्य हो, या नियत हो, क्या हो, नियत। तो काला संबोध स्रोत कब कही जाती है, जब कालांतर शून्य हो या नियत हो, शून्य हो या क्या हो, नियत हो। तो इसका आंसर क्या हो, यदि यहाँ लिखा गया कलाई समान है, तो जब कलाई समान है तो कालांतर क्या है, जीरो आएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो, सी, टी कर दो। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकाश स्रोत काला संबंध है यदि वे जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे हैं। ऑप्शन नंबर लगभग एक समान तरंगदैर्घ्य के, एक समान वेग के, एक समान तरंगाग्र के, निश्चित कालांतर के। जी बिल्कुल, अभी हम लोग क्या देखे, लोग कालांतर नियत होना चाहिए, यानी निश्चित कालांतर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी कर दो। अगला क्वेश्चन दिया है, दो स्रोतों को काला संबंध तब कहा जाता है जब उनके बीच उनके कालांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा हो, यानी कालांतर बदल रहा हो। ऐसा तो होगा नहीं, कालांतर नियत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, कालांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए।
ठीक है। अब मान लीजिए कालांतर शून्य है, तो शून्य माने ये भी तो एक तरह से कांस्टेंट ही ना है। तो जान लीजिए दो स्रोत के बीच कालांतर यदि नियत रहता है तो दोनों स्रोत क्या कहलाते हैं? काला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण द्वारा होता है? माने व्यतिकरण के दौरान किसका पुनर्वितरण होता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, बी दिया तरंगदैर्ध्य, सी दिया तीव्रता, डी दिया चाल। ऑप्शन नंबर सी वो तीव्रता। क्या होगा? तीव्रता। कि प्रकाश के व्यतिकरण कारण क्या होता है? देखते हैं पर्दा में क्या होता है? फ्रिंजें बनती है, कुछ की तीव्रता क्या होती है? कम होती है, यानी डार्क फ्रिंज की तीव्रता 0 होती है। फिर ब्राइट फ्रिंज बनती है, उसकी तीव्रता अधिक हो जाता है, यानी तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर दिया, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। ऑप्शन नंबर दिए, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों द्वारा, जैसे मोमबत्ती और बल्ब। तो हम पढ़े थे दो अलग अलग स्रोत का होता है, काला संबद्ध होते हैं, और काला संबद्ध स्रोत से व्यतिकरण नहीं होगा। ठीक है, काला संबद्ध स्रोत से व्यतिकरण हो सकता है। विधि केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्ध्य दो तरंगदैर्ध्य। जी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। कि हम लोग काला संबद्ध स्रोत कैसे बनाए थे? इस तरह से दो छिद्र कर दिया गया था और यहाँ एक मूल स्रोत था, और यहीं से ये दो स्रोत अलग अलग कम, ये दोनों क्या थे? काला संबद्ध स्रोत थे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ना, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। ओके, यानी हम प्रकाश वर्ष का ले सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक प्रकार क्या है? दूरी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो लीजिए चाल गुणे समय। ओके, यदि आपको इसका मान याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही बता रहे हैं। अब ध्यान देंगे, तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब कितना समय में तय की दूरी है? एक वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना दिन होगा? 365 दिन, 6 घंटा। चलो 6 घंटे स्किप करते हैं कि हम लोग सही ऑप्शन तक जाना है। देखिए सभी ऑप्शन में क्या है? 9.4 दिया है। तो अब यहाँ पे 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 10, 10 का पावर 8, और जो 10 का पावर 12 है, 10 का पावर 15 है, इस सब में क्या है? अच्छा खासा फासला है। तो वो सही ऑप्शन तक जाना है, तो पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे जल्दी ऑप्शन तक जाएंगे वही सिखा रहे हैं। तो समय कितना है? 365 दिन। बट यहाँ पर समय क्या है? सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। तो इसे भी सेकेंड में लेंगे। तो 365 दिन में कितना घंटा? तो 24 से गुणा करें तो ये घंटा बदल गया। एक दिन में 24 घंटा होता है ना। अब घंटा नहीं चाहिए, सेकंड चाहिए। तो एक दिन में, एक घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो क्या करेंगे? 3600 से गुणा करें। ठीक है, अब एक काम इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलते हैं। तो कितना है? 3 × 10⁸। इसे हम क्या कर सकते हैं? 3.65 × 10⁻²। इसे क्या कर सकते हैं? 2.4 × 10। इसे क्या कर सकते हैं? 3.6 × 10⁻²। ओके, चलो अब ध्यान देंगे। अब देखिए ये कितना गया? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 18 3 54, लगभग 54 आ रहा है। इसको भी वैज्ञानिक संकेतन बदले कितना आएगा? 5.4 × 10। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर क्या है? 8, यहाँ 10 का पावर क्या है? 2, यहाँ 10 का पावर क्या है? 1, यहाँ 10 का पावर क्या है? 3, और यहाँ 10 का पावर क्या है? 1। तो सब पावर को इकट्ठा करते हैं तो 8, 2 10, 1 11, 11 3 14, 14 1 15, यानी 10 का पावर 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 10 का पावर 15। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए पथांतर कितना होता है? ये नहीं पूछा, पथांतर का मान नहीं होता है। तो नहीं होता है, तो जब रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न नहीं होता है तो क्या उत्पन्न होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या था? इस क्वेश्चन पूछा गया विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा? ध्यान देंगे। तो यदि आपको डायरेक्टली याद है पथांतर का फॉर्मूला, माने पथांतर कितना होता है विनाशी के लिए और संपोषी के लिए, तो अच्छी बात है आप टिक कर देंगे। नहीं पता तब निकाल सकते। कैसे? तो पथांतर यानी डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? λ/2π × कालांतर। क्या होता है? कालांतर। इसे बोला गया है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान नहीं है, पथांतर का मान नहीं है। तो जब रचनात्मक व्यतिकरण नहीं है तो क्या होगा? विनाशी होगा। तो विनाशी के लिए निकालना है। तो विनाशी के लिए फाई का मान क्या होता है? फाई का मान, तो फाई क्या होता है? पाई का विषम गुणज होता है। तो विषम गुणज क्या होगा? 2n + 1 × पाई। ये 2n + 1 क्या है? विषम संख्या का सामान्य रूप। आप यहाँ 2n - 1 भी लिख सकते हैं। तो पाई पाई क्या होगा? कैंसिल। तो कितना गया? λ/2 × 2n + 1। तो दिया है 2n + 1 λ/2। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? अब फ्रिंज की चौड़ाई बात किया, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो बीटा इक्वल टू होता है λ/d/d, जहाँ कैपिटल डी क्या होता है?
स्रोत से पर्दा के बीच की दूरी, और स्मॉल डी क्या होता है, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या बोला गया है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दोगुना कर दिया जाए, यानी इस लेमडा को दोगुना कर देंगे। बताइए जब इसको दोगुना कर देंगे, इसको क्या कर देंगे दोगुना, तो बीटा भी क्या होगा दोगुना हो जाएगा, यानी फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के समपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होनी चाहिए। तो समपोषी व्यतिकरण में कालांतर क्या होना चाहिए, तो कालांतर क्या होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। तो यहाँ 2n लिख देंगे, तो 2n पाई को ही दिया है। अच्छा यहाँ पर लेमडा बाई 2 के रूप में दिया है। एक्चुअली में पता है यहाँ पर जब यहाँ पर सब में लेमडा दिया है ना लेमडा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ कला में अंतर नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था पथ में अंतर। क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में पथ। यदि कला में अंतर है तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। बट यदि यहाँ पर रहता पथ में अंतर, क्या रहता पथ में अंतर, तब क्या होता ध्यान देंगे, तो पथांतर। तो पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव। फाइव क्या होता है कालांतर, समपोषी व्यतिकरण बोला है तो लेमडा बाई 2 पाई, समपोषी व्यतिकरण के लिए फाइव क्या होता है 2n पाई होता है। तो n n खत्म, दो दो खत्म, कितना गया लेमडा पाई आएगा, क्या गया लेमडा पाई। एक मिनट, यहाँ क्या होगा 2n पाई, ये पाई से पाई कैंसिल होगा नहीं, कितना गया लेमडा n आ गया, क्या गया लेमडा n। ओके चलिए अब बताइए यहाँ पर क्या रहा है लेमडा n आ रहा है। अब ऑप्शन कौन सा क्या है यहाँ पर देखिए, तो लेमडा बाई 2, सब ऑप्शन में लेमडा बाई 2 दिया था। काम करते हैं यहाँ पर इसको वैसा लिख सकते हैं n लेमडा, अब सब में लेमडा बाई 2 कर देते हैं, यहाँ पर बटा 2 करें तो 2 से गुना करना होगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसका क्या होगा लेमडा बाई 2 का क्या गया 2n, 2n क्या है एक सम संख्या सामान्य रूप है, तो लेमडा बाई 2 n का लेमडा बाई 2 का समगुणज होगा, तो लेमडा बाई 2 का समगुणज ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी कब होता है, जब यहाँ पथांतर होता है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं, क्या टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर एन लेमडा फॉर्मूला है, तो बहुत बार ऑप्शन को अनुकूल हमें बनाना पड़ता है। देखिए तो यहाँ क्या मिला है एन लेमडा मिला है, लेकिन ऑप्शन में दिया लेमडा बाई 2, तो यदि हम इसको लेमडा बाई 2 बनाए इसे क्या करना है 2n लिखना पड़ेगा। 2n क्या होता है सम संख्या होता है, ठीक है। इस स्टेट इसको हम बोल सकते हैं लेमडा बाई 2 का समगुणज, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ओके कब, जब वहां पथांतर रहता है तब। अगला क्वेश्चन दिया है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। अब विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो पथांतर का फॉर्मूला ये है। अब देखिए विनाशकारी के लिए इसे ऊपर हल करते हैं, लेमडा बाई 2 पाई लेमडा बाई 2 पाई। विनाशकारी के लिए कलांतर क्या होता है, तो कलांतर क्या होता है पाई का विषम गुणज होता है। तो विषम संख्या को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2n प्लस 1 लिखे चाहे 2n माइनस 1 लिखे, वो क्वेश्चन के अनुसार लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे लोग पाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई। तो पाई का मान क्या होता है पाई का विषम गुणज होता है। इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना गया लेमडा बाई 2 2n प्लस 1, लेमडा बाई 2 2n प्लस 1, लेमडा बाई 2 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया फ्रिंज की चौड़ाई केवल दो काली फ्रिंजों के बीच, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या है दूरी है, फ्रिंज की चौड़ाई कौन सी दूरी है ना, ये कौन सी दूरी है ये आपको बताना है, ध्यान देंगे फ्रिंज की चौड़ाई कौन सी दूरी है ये बताना है। देखिए तो बोल रहा है केवल दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी है, केवल किन्हीं दो चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी है, किन्हीं दो क्रमावर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी है। जी बिल्कुल, फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई लगातार कोई भी दो डार्क फ्रिंज ले लीजिए उनके बीच की दूरी निकाल दीजिए, या लगातार कोई दो चमकीली फ्रिंज ले लीजिए उनके बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो दोनों में से किसी से दूरी निकालेंगे क्या निकलेगा फ्रिंज का चौड़ाई निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होनी चाहिए। तो दो तरंगों के बीच कलांतर क्या होनी चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या तो पाई का समगुणज होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। चलो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया शून्य, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, यहाँ देखिए पाई क्या है 1 से गुणा है, यानी 1 क्या है विषम संख्या। इस तरह अन्य ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई के बाद फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। क्या बोला गया है स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी, यानी इस डी की बात कर रहा है, कैपिटल डी की बात कर रहा है। इसको क्या किया जाए बढ़ा दिया जाए, तो इस डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का भी मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी फ्रिंज चौड़ाई का भी मान क्या होगा बढ़ेगा। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक। अगला क्वेश्चन दिया है दो काला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर एक तरंग दैर्ध्य के समानुपाती, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के समानुपाती, तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए देखिए फ्रिंज चौड़ाई के फॉर्मूला में जो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर है, तो बीटा क्या है तरंग दैर्ध्य के समानुपाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर। चलिए
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। चलिए चेक करते हैं, एक मिनट। ये तो सिंपल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? व्यतिकरण होता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी, तो व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी डी, पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल डी हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए। सिंपल है, डिग्री फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला? बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में काला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। काला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी, स्रोतों के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी का मान दिया 1 मिलीमीटर। इसके बाद से दिया है प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है, यानी बीटा। बीटा का मान दिया है 5 मिलीमीटर। 20 mm चौड़ाई की फ्रिंज प्राप्त करने के लिए, अब देखिए, जब स्रोतों के बीच की दूरी 1 mm है, तो फ्रिंज चौड़ाई कितना है? 5 mm। अब बोल रहा है कि फ्रिंज चौड़ाई हमें कितना प्राप्त करना है? 20 mm। तो स्रोतों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं D1, तो इसको मान लेते हैं बीटा 1। तो जब D1 का मान दिया 1 mm, तो बीटा 1 का मान कितना है? 5 mm। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें फ्रिंज चौड़ाई चाहिए 20 mm, यानी बीटा 2 का मान कितना चाहिए? 20 mm चाहिए। 20 mm। तो इस स्थिति में स्रोत के बीच की दूरी क्या करना होगा? यानी सिंपल सी बात है, स्रोत के बीच की दूरी को बदलकर हमें क्या करना है? फ्रिंज चौड़ाई की दूरी बदलना है। अब बाकी सब चीज चेंज नहीं करते हैं, प्रकाश वही रहेगा, स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी क्या होगा? वही रहेगा। तो काम करते हैं ना, इन दोनों में रिलेशन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। अब यदि हम बीटा 1 लिखें तो यहाँ D1 लिखेंगे। इस समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। लैम्डा और डी चेंज नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला बीटा 2, तो बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा डी बाई डी 2। समीकरण में कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। यदि समीकरण 1/2 करे तो क्या आएगा यहाँ पर? बीटा 1 बाई बीटा 2, और यहाँ पे क्या आएगा? भाग करने पर। तो जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा डी कैंसिल हो जाएगा, ये D2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? D2 बाई D1। क्या हो जाएगा? D2 बाई D1। ओके, किसका वैल्यू निकालना है? D2 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। बीटा 1 का मान कितना दिया है? 5 mm, तो 5 mm। बीटा 2 का मान कितना दिया है? 20 mm, तो 20 mm। क्योंकि दोनों mm में है, तो मात्रक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों का मात्रक कैसे में। अब देखिए D2 का वैल्यू कितना दिया है? नहीं पता है, रहने देते हैं। D1 का मान दिया है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1। D2 का मान कितना आ गया? 5/20 यानी 1/4। 1/4 को ही दिया है, 1/4 यानी 0.25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 0.01 × 10⁻² मीटर से बिलग दो काला संबद्ध स्रोत, यानी दो काला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी कितना दिया है? तो स्मॉल टी का वैल्यू दिया है 0.01 × 10⁻² मीटर। बोल रहा है कि स्रोतों से इतना मीटर चौड़ी फ्रिंज। अच्छा, ये बीटा का मान दिया है, फ्रिंज चौड़ाई कितना दिया है? 0.6 × 10⁻² मीटर। स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, पर्दा के बीच, पर्दा की दूरी कितना दिया है? डी, कैपिटल डी का मान कितना दिया है? 1 मीटर, तो यानी 1 मीटर। तो बोल रहा है व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या है? लैम्डा का मान निकालना। सीधी सी बात है, डिग्री फॉर्मूला से बनेगा। अभी तक जो भी सवाल बन रहा है ना, ये जब सिर्फ फॉर्मूला याद रखते तो क्या होता है? सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। अब वैल्यू पुट करते हैं। बीटा का मान कितना दिया है? 0.6 × 10⁻²। लैम्डा का वैल्यू नहीं पता, निकालना है, हम देते हैं। डी का वैल्यू कितना दिया है? 0.01 × 10⁻² डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है? 1 मिनट, लिख देना। यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है? 1 मीटर, हैं इंटू 1। अब बटा में स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है? 0.01 × 10⁻²। लैम्डा का मान निकालना तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करके कितना है? देखिए तो 6 × 1 6 आएगा, 0.2 अंक पहले, यहाँ पर 1 अंक पहले, 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर आ गया, इंटू 10⁻², 10⁻², कितना है? 10⁻4, 10⁻4। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन सब दिया है मीटर में। किसमें दिया है? मीटर में। इसको मीटर में चेंज करते हैं। 1 मिनट, मीटर में तो है ही है, इसे हम क्या ले सकते हैं? इसे हम ले सकते हैं 0.3 अंक के बाद जाएगा, यानी 6 × 10⁻, या बढ़ा तो इसमें घटेगा ना, -7 मीटर हो जाएगा। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? सब मीटर में जैसे हो तो गया, 6 × 10⁻7 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा?
सी तो सी टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ओके चलिए दोहराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जब 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का व्यवहार किया जाता है तो 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है। दो काला संबद्ध स्रोतों के बीच बी लगा हुआ है, सेपरेशन निकालना है। ठीक है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम क्या है, तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा का मान कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद दिया यहाँ पर 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज, बीटा का मान कितना दिया है 1 mm। बोला 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे, तो पर्दा की स्रोत से दूरी कितना दिया है 1 मीटर, तो डी का मान दिया 1 मीटर। दो काला संबद्ध स्रोतों के बीच से दूरी निकालनी, डी का मान निकालना, स्मॉल डी का मान निकालना। ओके अब देखिए स्मॉल डी का मान निकालना, सब किसमें दिया है मिलीमीटर में दिया है। अब यहाँ पे देखिए तो ये मीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, तो सबको मिलीमीटर में बदल, इन सबको एक ही मात्रा में ला देंगे। तो कौन मात्रा में लाना आसान है, मीटर में लाना आसान है, एक बार सबको मीटर में लाते हैं तो कितना हो जाएगा 4000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर, यहाँ 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो -7 मीटर। इसको बदलते हैं मीटर में तो हो जाएगा 10 के पावर -3 मीटर। ये तो मीटर में दिया है, इसको रखते हैं। ठीक है, डी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। ओके इस डी को यहाँ कर दे तो क्या हो जाएगा लेमडा डी बाई बीटा। लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 4 गुणे 10 के पावर -7 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 लिख देंगे। अब बटा में बीटा, बीटा का मान कितना दिया है 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 ये कितना गया 4 गुणे 10 के पावर, ये माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो -7 अब +3 ये कितना हो जाएगा -4 निकाल देंगे, -4 ये कितना हो जाएगा -4। तो 4 गुणे 10 के पावर -4 क्या गया मीटर में आ गया, बट हमें किस में चाहिए मिलीमीटर में, किस में चाहिए मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर बदलने दो उपाय है, कैसे, तो हम जानते हैं 10 का पावर -3 क्या होता है मिलीमीटर होता है, 10 का पावर -3 मीटर में क्या होगा मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसको 10 का पावर -3 लिखे, तो 10 का पावर -1 इधर ला दे, इसको ऐसा 4 गुणे 10 का पावर -1 ये कितना गया 4 गुणे 10 का पावर -1, तो लिख सकते हैं 4/10। और इसके बदले में क्या लिख देंगे, इतना मीटर के बदले में क्या लिख देंगे मिलीमीटर, ये कितना गया 0.4 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 मिलीमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक करो। ओके या एक और तरीका है, देखिए इतना मीटर आया हुआ है, किसे बदलना हमें मिलीमीटर में बदलता है, वो पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर -4, ये मीटर में, इसको मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 गुना करेंगे, 1000 यानी 10 के पावर 3 से गुना करेंगे, इसको हल करेंगे क्या होगा ये आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर। ओके चलिए तब इसको क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 में, ध्यान देंगे इस सवाल का दिया व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है। चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता है, तो एक है तीव्रता मान लेते I1, दूसरा मान लेते I2, तो I1/I2 कितना दिया है 9/4, कितना दिया है 9/4। तो इसका मतलब क्या है, यदि I1 का मान 9 होगा तो I2 का मान क्या होगा 4 होगा। यदि सब्जेक्टिव सवाल होता है हम क्या करते हैं, इसको इसे मान लेते हैं k मान लेते हैं, तो I1 का मान क्या होता है 9k, I2 का मान क्या होता है 4k। एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है ऑप्शन तक सही ऑप्शन तक जाना है, इसलिए इसमें k लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे I1 का मान जब हम क्या यूज करेंगे 9, तो I2 का मान क्या यूज करेंगे 4, सिंपल सी बात। इसका मतलब क्या, यदि I1 का मान 9 तो I2 का मान क्या होगा 4। इसमें क्या बोला गया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो यदि आपको I मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है और I मिनिमम का फॉर्मूला याद हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। I मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा I मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे √I1 का मान कितना दिया है 9 प्लस √I2 का मान कितना दिया है 4। अब मान लीजिए हम k लिखते थे यहाँ k तो फिर बाद में कॉमन होता है, ऊपर भी नीचे भी क्या होता है कैंसिल होता है, इसलिए हम k नहीं लिखा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ क्या होगा यहाँ पे √9 और माइनस क्या होगा √4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। √9 का मान 3, √4 का मान 2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। √9 का मान 3, √4 का मान 2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी क्या आ गया 25:1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा A, 80। ओके बट कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये सब जो स्पेशल केस है आपको याद रहे।
बट ओरिजिनल फॉर्मूला सबको याद रहता है। तो बाई जब ओरिजिनल फॉर्मूला याद है तो क्या इसको बना सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए कैसे, अब वो भी बताते हैं कि फॉर्मूला आप कैसे निकाल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है। अब बताइए, तो जब दो तीव्रताएं दिया गया हो, दो तरंगों का तीव्रता दिया गया हो, तो दोनों के मिलने से जो तरंग बनते हैं, यानी जो दोनों का इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, तो उससे जो परिणामी तीव्रता मिलेगा, उस परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑन द रूट I1 I2, और यहाँ क्या होता है? cos फाई। क्या होता है? cos फाई। ओके, देखिए हमें क्या निकालना है? I मैक्सिमम। रिजल्टेंट में क्या प्राप्त करना? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब क्या हो? समपोषी व्यतिकरण। और समपोषी व्यतिकरण में कालांतर क्या होता है? शून्य होता है, या पाई क्या बोलते हैं? पाई का समगुणज होता है। पाई का समगुणज होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 लें तो cos 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। एंड सीधी सी बात है, समपोषी व्यतिकरण में इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो जब ये 1 होता है इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? I1। तो इस I1 को हम ले सकते हैं ऑन द रूट I1 का स्क्वायर, इसे क्या ले सकते हैं? ऑन द रूट I2। एक मिनट, इसको हमेशा लिखते हैं कैसे? ऐसे, ऑन द रूट I1 का स्क्वायर, इसे क्या ले सकते हैं? ऑन द रूट I2 का स्क्वायर, और यहाँ इसे ये क्या है? 2 ऑन द रूट I1 ऑन द रूट I2। ये कहाँ गया? तो इसका वैल्यू आ गया 1, 1 लिख कर सकता नहीं। अब देखिए, अब आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ले सकते हैं ऑन द रूट I1 प्लस ऑन द रूट I2 का होल स्क्वायर। देखिए आगे फॉर्मूला आई मैक्सिमम। यदि आई मिनिमम निकालना होता तो cos फाई का वैल्यू कितना आता? -1 आता, क्योंकि उस समय क्या होता है? पाई का क्या बोलते हैं? पाई का विषम गुणज चलता है। तो पाई का विषम गुणज के रूप में हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1। तो पाई cos पाई का मान कितना होता है? -1। या विषम गुणज में कुछ भी लें, वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। तो जब यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता? माइनस आता। तो माइनस आता तो यहाँ क्या आता? माइनस आता। इस तरह आप आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश 1.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य है। तब देखिए निर्वात में कितना तरंगदैर्ध्य दिया है? तो निर्वात में लैम्डा नोट मान लेते हैं। तो लैम्डा नोट का मतलब दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अपर्तनांक कितना दिया है? म्यू। म्यू का मान दिया 1.5। तो बोला माध्यम में तरंगदैर्ध्य क्या होगा? लैम्डा एम का मान क्या होगा? तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा नोट बटा लैम्डा एम। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। लैम्डा नोट का वैल्यू कितना दिया है? 6000। लैम्डा एम का मान हमें निकालना है। इसको यहाँ कर दे, तो लैम्डा एम का मान कितना आ गया? 6000 बटा 1.5। जब दशमलव हटाए तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो कितना है ऊपर? 6000 है, एक 0 और बढ़ाते हैं, बटा में कितना है? 15। 15 चौका 60, यानी 4000। कितना गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। तो डी टिक कर दीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए। तो तरंगों का पथांतर डेल्टा पी। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। फाई क्या होता है? कालांतर होता है। किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होता है? कालांतर क्या होता है? पाई का समगुणज होता है। तो सम यानी क्या होगा? 2n होगा। तो ये क्या होगा? 2 से 2 गया और पाई से पाई गया। कितना गया यहाँ पर? लैम्डा एन आ गया। क्या गया? लैम्डा एन। यानी हम लिख सकते हैं एन लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? एन लैम्डा। इसमें क्या बोला गया है? संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है लैम्डा का पूर्ण गुणज। देखिए लैम्डा है और एन क्या है? एन कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है, तो एक पूर्ण संख्या है। तो वाकई में लैम्डा का पूर्ण गुणज। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन ए टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? ऑप्शन ए दिया है मोमबत्ती, बी दिया है विद्युत बल्ब, सी दिया है मरकरी ट्यूब, डी दिया है लेजर। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, डी टिक कर लिए, लेजर हो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, यंग के द्विचित्र प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई दी है 1 mm। ओके, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो दिया है यंग के द्विचित्र प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई 1 mm दिया। 1 मिनट, स्लिट की चौड़ाई, अच्छा एक्चुअली में स्लिटों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो स्लिट के बीच की दूरी कितना दिया है? तो डी का मान दिया है 1 mm, लिखते हैं 1 mm। स्मॉल डी दिया है। स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी दिया है डी, यानी कैपिटल डी का मान दिया है 1 मीटर। ध्यान लीजिए 1 मीटर। बोल रहा है यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड लैम्डा का मान कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बोला गया? फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, ऐसा ही मतलब बदलते हैं, कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में है, ये कितना हो जाएगा? 6 × 10 का पावर माइनस 7 मीटर। सर माइनस 7 क्यों लिख दिया?
एंगस्ट्रॉम को बदले 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे, 3 वो जीरो रहते हैं, क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। बीटा निकालना है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा डी बटा डी। लेमडा का वैल्यू कितना है 6 गुणे 10⁻⁻7। कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है 1 तो 1, अब बटा में स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है 10⁻3 तो 10⁻3 तो कितना है 6 गुणे माइनस गुणे प्लस हो जाएगा तो 10⁻4 मीटर। तो 6 गुणे 10⁻4 मीटर। ऑप्शन सब दिया है नैनोमीटर में, तो मीटर को बदलना है नैनोमीटर। तब बताइए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर 10⁻9 मीटर। ठीक है, अब मीटर को बदलना है नैनोमीटर में, तो क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो 10⁻9 हो जाएगा, 10�9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर 10⁻9, इसमें 10⁻9 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻9 तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 10⁻5 इतना नैनोमीटर आएगा, यानी 6 लाख नैनोमीटर। बट ऑप्शन में तो 0.4 0.5 1 मिनट देखते हैं 1 मिनट। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 गुणे 10⁻4 मीटर है ना, बट ऑप्शन में दिया 0.4 0.5 0.6 ये कब हो सकता है यदि इसको mm बदले, इसमें मतलब mm यानी मिलीमीटर में, तो क्या होगा इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻1 मिलीमीटर यानी कितना हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन में क्या होना चाहिए सब होना चाहिए मिलीमीटर, क्या होना चाहिए सब में क्या होना चाहिए mm होना चाहिए। यदि सब में mm होता तो ऑप्शन नंबर क्या होता सी, तो सी टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तो सूर्य के प्रकाश में अनेक सुंदर वर्ण दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई समान है, दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई क्या है समान है। प्रकाश स्रोत इन रेखा छिद्रों के सापेक्ष सममित रूप से रखा गया है। यहाँ तक जो दिया है ना इसको समझाते हैं ध्यान। तो यंग के 2 रेखा छिद्र, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है 2 छिद्र दिए, इसको स्लिट 1 मान लेते, स्लिट 2 मान लेते, छिद्र 1 छिद्र 2। अब बोला गया इसमें प्रकाश स्रोत इन दोनों रेखा छिद्रों के सापेक्ष क्या सममित रूप से रखे गए हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर रखा गया ये क्या जाएगा सिमेट्रिकल है, सममित बनेगा। जब सममित रूप से रखा जाएगा ना तो जितना दूरी यहाँ से उतना ही दूरी यहाँ से होगा, यानी जो मेन प्रकाश स्रोत है ना इन दोनों से क्या है समान दूरी पर, दोनों से क्या है समान दूरी पर, दोनों का क्या है चौड़ाई भी सेम है। ऐसा पता है क्यों बोला, सीधी सी बात है, बोला कि दोनों श्रेणी क्या है एक समान है, दोनों श्रेणी क्या है एक समान। जितना मात्रा प्रकाश यहाँ से जाएगा उतना ही मात्रा प्रकाश यहाँ से, जितना तीव्रता यहाँ पहुंच जाएगा उतना ही तीव्रता क्या होगा यहाँ पर। ठीक है चलिए इसमें क्या बोला गया है केंद्रीय प्रिज्म पर, सॉरी केंद्रीय फ्रिंज पर। ओके तो इधर पर्दा पर फ्रिंज बनते हैं, बहुत सारे फ्रिंज बनते हैं, केंद्रीय फ्रिंज कहाँ बनता है इन दोनों से समान दूरी पर बनता है, यहाँ पर बनता है, ये वाला क्या है केंद्रीय फ्रिंज। तो केंद्रीय फ्रिंज जो बनता है कैसा चमकीला बनता है कि अंधेरा यानी काला बनता है, तो चमकीला बनता है। क्यों चमकीला बनता है देखिए तो जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो जब दोनों के बीच पथांतर शून्य है, पथांतर क्या है शून्य है, तो पथांतर जब शून्य है तो एक मिनट पथांतर क्या है यहाँ पर शून्य हो गया, जितना दूरी है उतना दूरी, फिर बाद में यहाँ पर क्या बनता है चमकीला बनता है, क्या बनता है चमकीला बनता है। फिर आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला इसमें केंद्रीय प्रिज्म पर, एक मिनट केंद्रीय फ्रिंज पर तीव्रता क्या दिया है आई नोड है। ओके यहाँ पर तीव्रता क्या दिया है, यानी यहाँ जो चमकीला फ्रिंज बन रहा है उसका तीव्रता कितना दिया है, तो तीव्रता दिया है आई नोड, तीव्रता क्या दिया है आई नोड दिया। ओके तो बोला गया है कि यदि एक रेखा छिद्र को बंद कर दिया जाए, अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन समझ रहा है, एक काम करते हैं इसको हम कॉपी करके क्वेश्चन समझिए ध्यान से क्या दिया। अब देखिए यहाँ समझ आएगा, जब यहाँ से दोनों तरफ से क्या हो रहा था वेव निकल रहे थे और यहाँ जब फ्रिंज बना उसका तीव्रता कितना था आई नोड, यानी यहाँ पर जो आई नोड बना है परिणामी तीव्रता है, तो इधर से भी कुछ तीव्रता होगा इधर से कुछ तीव्रता होगा। इस लाइट की तीव्रता हम मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1, इसका तीव्रता I1 तो इसका भी तीव्रता क्या I1, दोनों का तीव्रता समान क्या है क्यों होगा कि जो प्रकाश स्रोत क्या है दोनों समान दूरी पर। ठीक है तो जब ये दोनों I1 आ रहे हैं तो यहाँ परिणामी तीव्रता कितना मिल रहा है आई नोड मिल रहा है, क्या मिल रहा है आई नोड। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है यदि एक रेखा छिद्र को बंद कर दिया जाए, अब मान लीजिए इसको हम बंद कर दिए, किसी को बंद मान लीजिए इसको हम बंद कर दिए तो बंद रहा यहाँ से लाइट आएगा नहीं आएगा, अब यहाँ से लाइट का आना बंद होगा, लाइट का आना क्या हुआ बंद हुआ, तो यहाँ पर लाइट किसे कराना है सिर्फ इस छिद्र से लाइट आएगा, इस छिद्र से प्रकाश आएगा। ओके तो बोला यदि बंद कर दिया जाए तब इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, अब इस बिंदु पर जो तीव्रता होगा ना उस तीव्रता का मान इस तीव्रता आई नोट के टर्म में निकालना है। पहले था आई नोट कब जब दोनों तीव्रता रहता तब,
अब यहाँ वो सिंगल आ रहा है, तो सिंगल आ रहा है तो तीव्रता कितना होगा, पहले की तुलना में पहले के बराबर होगा कि पहले का आधा हो जाएगा, पहले से 1/4 गुना हो जाएगा, अब 4 गुना बढ़ जाएगा। ये तो कंफर्म बढ़ेगा नहीं, तीव्रता क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, अब यहाँ जब दोनों तरफ से लाइट आ रहा है तो तीव्रता ज्यादा था, अब एक ही लाइट आ रहा है तो तीव्रता घटेगा। तो घटेगा तो कौन सा होगा, बी होगा कि सी होगा, कैसे पता करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जानेंगे। अब सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में क्या निकलना है, तो क्वेश्चन में I1 का मान निकलना है, एक ही वन तीव्रता निकलना है, दोनों समान है, I1 का मान निकलना है। अब देखिए परिणामी तीव्रता I0 है, I0 दोनों कारण है, एक काम करता है परिणामी तीव्रता I0 निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता I0 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे लोग, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और यहाँ क्या होता है cos पाई, क्या होता है cos पाई। चूंकि यहाँ पर चमकीला फ्रिंज बनता है, चमकीला क्यों मतलब इसको प्रूफ किया जा सकता है कैसे, यहाँ देखिए पथांतर क्या है, शून्य है, तो पथांतर शून्य कब होता है, आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकाल देते हैं। डेल्टा पी का फॉर्मूला हम क्या पढ़े लोग, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। जब इसको जीरो करेंगे तो 5 भी क्या होगा जीरो, और जब कालांतर जीरो है तो कालांतर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर समपोषी व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण से क्या होगा, आपको यहाँ पर तीव्रता माने यहाँ पर क्या होगा, चमकीला फ्रिंज बनेगा। चलिए अब यहाँ समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तो 5 का मान 0 cos 0 का मान क्या होगा 1, तो 1 इसे क्या करते हैं खत्म करते हैं, इसे यहाँ से क्या करते हैं हटा देते हैं। ओके, अब देखिए तो सवाल में क्या दिया है, I1 I2 दोनों का मान सेम है, तो सबको I1 रख देते हैं, यहाँ भी I1, यहाँ भी क्या होगा I1, यहाँ क्या होगा 2 अंडर रूट I1 इंटू I1, तो I1 इंटू I1, ये कितना हो जाएगा I1 I1 2 I1, ये 2 है तो 2 I1 I1 I स्क्वायर रूट से बाहर है तो यहाँ पर हो जाएगा I, क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा, 2 I1 कितना हो जाएगा 4 I1 हो जाएगा। तो किसका मान आ गया, I0 का मान आ गया, हमें किसका मान निकालना है, हमें इस I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान कितना आ गया, तो I1 का मान आ गया I0/4, I0/4, किस ऑप्शन में दिया I0/4, ऑप्शन नंबर सी में टिक करने का, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में व्यवहार प्रकाश स्रोत को लाल से बदलकर बैंगनी कर दिया जाए तो क्या होगा। अब बताइए जब लाल से बैंगनी कर रहे हैं तो क्या बदल रहा है, तो हम तो जानते हैं अलग अलग रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, तो पहले लाल रंग था अब बैंगनी से बदल दिए, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है ज्यादा होता है, अब बैंगनी क्या होता है कम होता है, यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, तरंग दैर्ध्य को कम किया गया है, तो लैम्डा को कम कर दिया बात कर रहा है। इसमें क्या बोला गया है, फ्रिंज के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो बताइए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी बाई डी। अब देखिए लैम्डा के मान कम करते बीटा का मान क्या होगा कम होगा, यानी फ्रिंज चौड़ाई घटेगा, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा घटेगा। ऑप्शन ए दिया फ्रिंज और चमकीला हो जाएगा, चमकीला होने से कोई मतलब नहीं है। निम्ननिष्ठ की तीव्रता बढ़ जाएगी, ये भी गलत है। क्रमागत फ्रिंज एक दूसरे के निकट आएंगे, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रमागत फ्रिंज एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब बताइए जब मैं पहले चमकीला इतना था और जो डार्क था इतना बड़ा था, फिर ये क्या था चमकीला था, फिर ये क्या था डार्क था, फ्रिंज दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें यदि फ्रिंज चौड़ाई कम करें तो ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे नहीं आएंगे, तो क्या होगा क्रमागत फ्रिंज, यानी इस फ्रिंज के बाद ये फ्रिंज, फिर ये फ्रिंज, तो लगता है जो क्रमागत फ्रिंज क्या एक दूसरे के नजदीक है ना आएंगे, यानी फ्रिंज चौड़ाई घटने से क्या होगा क्रमागत फ्रिंज चौड़ाई का एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा, सी टिक कर दो। ओके, अब इसमें बताइए फ्रिंज चौड़ाई कैसे घटा, देखिए जब लैम्डा घटेगा तो क्या होगा बीटा पे का भी मान घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, यंग के 2 रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में एक रेखा छिद्र के सामने टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक से बने एक प्लेट को रख दिया जाता है। फ्रिंज पैटर्न के केंद्र पर प्रकाश की तीव्रता शून्य हो, इसके लिए प्लेट की न्यूनतम मोटाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए डबल स्लिट है और यह क्या है पर्दा है, ये S1 है और ये क्या है S2 है। अब ये तो बात हम लोग पढ़े थे कि सेंटर पर हमेशा क्या होता है एकदम क्या बोलते हैं चमकीला फ्रिंज बनता है, बट यदि दोनों स्रोत में किसी एक स्रोत के बीच कोई पारदर्शी माध्यम लाकर रख दे, क्या रख दे पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए पारदर्शी माध्यम ला दिए, इसका अपवर्तनांक दिया है μ1 और इसका जो थिकनेस दिया है t, थिकनेस क्या दिया है t। अब इस स्थिति में क्या होगा ये वाला यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कोई जरूरी है कि आपको क्या बोलते हैं डार्क बने, क्या बोलते हैं चमकीला बनेगा, नहीं ना बनेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर अब बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ की तीव्रता शून्य है, यहाँ पर तीव्रता क्या है शून्य है। अब यहाँ पर जब तीव्रता शून्य है यानी यहाँ पर क्या बन रहा है ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है, डार्क बन रहा है, क्या बन रहा है डार्क बन रहा है, ठीक है। तो बोला गया इसमें तीव्रता शून्य, इसके लिए प्लेट की न्यूनतम मोटाई क्या होनी चाहिए। देखिए फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर चमकीला बन रहा था, जैसे हम यहाँ पर कोई एक पारदर्शी माध्यम लाए तो यहाँ क्या बन गया अंधेरा बन गया। तो इसमें इस प्लेट की चौड़ाई पूछा, क्या बोला है प्लेट की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो चलिए अब बताइए
इस केस में पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी एक स्लिट के सामने कोई पारदर्शी माध्यम ला देते हैं तो पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पथांतर यानी डेल्टा पी। पथांतर यानी क्या होता है? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, अब ये डेल्टा पी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण की विनाशी व्यतिकरण। तो जब यहाँ पर डार्क स्पॉट बन रहा है यानी क्या होगा? यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विनाशी व्यतिकरण के केस में पथांतर क्या होता है? तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जाते हैं लेमडा बाई 2 पाई, लेमडा बाई 2 पाई। हालांकि आप देख लीजिए वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है? लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होता है, यानी क्या होगा? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। अब ये n क्या होता है? n, तो यहाँ की बात करें तो n का मान लेते हैं कितना? 0। यदि यहाँ पर लिखते हैं 2n माइनस 1 तो n का मान लेते हैं 1। इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। यदि हम लिखे 2n प्लस 1 तो n का मान 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए n का मान 0, तो इसके ऊपर क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 2, फिर यहाँ क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 4। यानी पहला फ्रिंज, दूसरा फ्रिंज, तीसरा फ्रिंज चलते रहता है। तो सेंटर वाले के लिए n का मान क्या होगा? 0। तो यहाँ n का मान 0 लिखे तो क्या है? यहाँ पर लेमडा बाई 2 इसका मान 0 यानी खत्म हो जाएगा। या इसका मान 0 तो क्या हो गया? यहाँ पर 2 गुणे 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2 2 गुणे 0 0, 0 प्लस 1 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से डेल्टा पी का मान इतना रहा है, यहाँ से डेल्टा पी का मान इतना रहे, और दोनों क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो जब दोनों बराबर करते क्या आएगा? यहाँ पर म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर लेमडा बाई 2। हमें किसका मान निकालना है? टी का मान निकालना है। टी का मान कितना जाएगा? यहाँ ऊपर लेमडा है तो लेमडा बटा में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 किस ऑप्शन में दिया जाएगा? लेमडा बटा 2 म्यू माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया जाएगा। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी तरंग का कालांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। अब डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला पढ़े लोग। डेल्टा पी, तो डेल्टा पी लिखिए, डेल्टा एक्स लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इसे टिक कर देंगे, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। अगला क्वेश्चन दिया है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। किसके बीच की दूरी बढ़ाना है? प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, यानी कैपिटल डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस कैपिटल डी के मान को बढ़ा दे, कैपिटल डी के मान को बढ़ा दे तो बीटा का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी 2 गुना कर दे, चलिए यानी इसी फॉर्मूला से बनेगी अभी। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा डी बाई डी। क्या बोला गया है? रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी 2 गुना कर दे, यानी कैपिटल डी को 2 गुना यानी इंटू 2 करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है ओके तथा रेखा छिद्रों के बीच की दूरी आधी कर दे। तो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कौन होता है? स्मॉल डी होता है, इसको आधा करने की बात कर रहे हैं, यानी इसको हम क्या कर देंगे? 1/2। तो 1/2 कर दें। तो क्या बोला गया है? फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा? तो यानी इसकी अब बात किया, ये 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर, तो 2 गुना कितना होगा? 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक कर देंगे, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है उन दो तरंगों y1 इक्वल टू इतना, y2 इक्वल टू इतना के व्यतिकरण में उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम क्या? हालांकि हम बोल दिया अधिकतम परिणामी आयाम क्या होगा। ठीक है, चलिए यानी वो क्या निकालना? परिणामी आयाम निकालना है। तो ऐसा बताइए इसका आयाम क्या दिया? इसका a1 का मान दिया है 4, a2 का मान दिया है 3, a2 का मान क्या दिया है? 3। परिणामी आयाम निकालना है, तो परिणामी आयाम कैसे निकालते हैं लोग? तो आप लोग पढ़ोगे ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑन द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके, अब ध्यान देंगे a1 का मान कितना दिया है? 4, तो लिख देंगे 4 स्क्वायर। a2 का मान कितना दिया है? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a1 का मान दिया है 4, a2 का मान दिया है 3, cos है तो cos। अब फाई क्या होता है? फाई फाई होता है कालांतर। अब इन दोनों के बीच कालांतर कैसे निकालें? अब देखिए यहाँ पर दिया है साइन, तो यहाँ भी इसको साइन कर देंगे, यहाँ cos है तो इसे cos करेंगे, दोनों को एक ही टर्म में चेंज करिए। तो साइन है तो इसको साइन है तो इसको भी साइन में बदलेंगे, तो भाई इसको साइन में बदलते क्या हो जाएगी? 3 साइन हो जाएगा पाई/2 माइनस ओमेगा टी। अब बताइए इसमें ओमेगा टी और इसमें कालांतर कितना है? देखिए कालांतर कितना है? कितना का अंतर है? पाई/2 का अंतर है। कितना का अंतर है? पाई/2 का अंतर है, यानी इसमें कालांतर यानी फाई का मान है पाई/2, यार होता है पाई/2। ठीक है, और देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी पूरा का टर्म क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0 क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कितना गया? ऑन द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑन द रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये वाला पूरा क्या हो गया? 0 हो गया, खत्म।
16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना गया 5, तो 5 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बढ़ाते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग जो PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे लोग, उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम मिला था, उसमें आपको आई होप ये देखोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो प्रकाशिक पथ क्या होता है बताते हैं ध्यान से। कोई भी मान लीजिए कोई माध्यम है, अब माध्यम में प्रकाशिक किरण जब जाएगी तो ये इसका दूरी मान लेते हैं, माध्यम में दूरी कितना मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब ये x दूरी कवर करने में कुछ समय लेगी नहीं लेगी, तो मान लेते हैं इस x दूरी को कवर करने में कितना समय ली, t समय ली, कितना समय ली, t समय। अब इतना ही समय में वो प्रकाश किरण निर्वात में क्या अधिक दूरी तय करेगा ना, अधिक दूरी, तो इतना ही समय में जो निर्वात में दूरी तय करेगा ना, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक, यानी आपको ये वाला निकालना है। तो इस माध्यम के लिए प्रकाशिक पथ क्या होगा, ए वाला होगा। तो ये एक तरह से क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो प्रकाशिक पथ क्या है, प्रकाशिक पथ जस्ट लाइक दूरी है, क्या है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। कौन सा दूरी है, निर्वात में दूरी है, तो प्रकाश का चाल कहाँ पर लेंगे, निर्वात में लेंगे। तो निर्वात में प्रकाश चाल को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो सी लिखते हैं इंटू समय। यदि समय निकालते कम हो जाए तो कौन सा समय, तो जितना समय इसमें उतना ही समय इसमें, तो समय को हम लिखते हैं टी। अब देखिए सी है तो सी, यदि हम टी का मान निकालते कम हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब देखिए यहाँ ऑप्शन में अपूर्णांक दिया गया ना, अपूर्णांक, इस माध्यम को अपूर्णांक मान लेते हैं म्यू, क्या मान लेते हैं म्यू। अब देखिए वो समय निकालना है, क्या निकालना समय, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला तो पढ़ेंगे सी बटा वी, सी बटा वी। ओके एक मिनट, हमको क्या निकालना, समय निकालना है ना। तो इस माध्यम में समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी दिया इस माध्यम में x, अब बटा में 40, माध्यम को चाल हम मान लेते हैं v, तो v लिखते हैं। ओके अब इस v को क्या लिख सकते हैं, चलिए तो म्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला c बटा v, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, तो v को लिख सकते हैं c बटा म्यू, c बटा म्यू। यहाँ v है तो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे c बटा म्यू, तो म्यू ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x म्यू बटा c, x म्यू बटा c। इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए अब देखिए तो t का वैल्यू इतना आ गया, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना है यहाँ पर x म्यू, अब बटा में क्या है c, तो c कैंसिल कितना आ गया x इंटू म्यू। तो म्यू क्या है अपूर्णांक और x क्या है ये वाला है, ये देखिए तो क्या है म्यू आ गया अपूर्णांक और x क्या है पथ की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अपूर्णांक और पथ की लंबाई का गुणनफल होगा। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया अपूर्णांक √3 वाले समतल कांच पृष्ठ पर एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होती है, यदि परावर्तित एवं अपरिवर्तित प्रकाश परस्पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा, सवाल समझिए। इसका अपूर्णांक कितना दिया है, इसका अपूर्णांक दिया है √3, कितना दिया है √3। और कोई प्रकाश किरण यहाँ पर मान लीजिए आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या हो रहा है, परिवर्तन अपवर्तन दोनों हो रहा है। तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, इसके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या बोला गया है, परावर्तित अपवर्तित परस्पर लंबवत हो, यानी दोनों बीच कोण कितना है 90 डिग्री है। तो इसमें बोला गया है आपतन कोण का मान क्या है, यानी आपको आई का मान निकालना, इसका मान निकालना है, आई का मान निकालना, ठीक है। और देखिए इस आई का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, अच्छा ये आई है, ये वाला क्या होगा आर होगा, ये अपवर्तन कोण है, और आप बात पढ़ोगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ब्रूस्टर का नियम याद है तो उसमें आप बात पढ़ोगे, जब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत होती है, तो इस केस में इस माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू होता है 10 IP, क्या होता है 10 IP, तो 10 है तो 10 IP, IP का मान कितना है, इसे हम लोग बोलते हैं IP, यानी ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो IP का मान हमें निकालना है IP, एक मिनट, अब म्यू का मान दिया √3, सही तो है √3 आ गया, तो म्यू का मान कितना गया √3, तो 10 कितना का मान √3 होता है, 10 कितना मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान, यहाँ पर IP का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इस आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 करो। ओके बट बाय द ब्रूस्टर का नियम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस स्नेल के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखिए। अब देखिए स्नेल का नियम अप्लाई करना है, तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन है, साइन आई बटा साइन है, म्यू का मान कितना दिया √3, तो √3, साइन है तो साइन आई का मान नहीं पता, रहने देते हैं, अब बटा में साइन आर, अब देखिए आर का भी मान नहीं पता है, ठीक है, तो आई और आर में रिलेशन नहीं पता है, तो अब किसी का करना होगा, हल करके निकालना होगा। तब यहाँ पर ये सीधा रेखा है, सीधा रेखा पर कोण का जो फल क्या होता है 180, क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो आई प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 हटा देंगे तो आई प्लस आर का मान क्या आएगा 90 डिग्री, आई प्लस आर का मान क्या आएगा, ध्यान देंगे, तो आई प्लस आर का मान आ गया 90 डिग्री।
ओके, तो आर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई, और हम जानते हैं साइन आई है तो साइन आई, साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉस आई हो जाएगा, साइन बटा कॉस क्या हुआ 10, यानी फिर आ जाएगा वही 10 आई आ गया, तो 10 कितने का मान रूट 3 होता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे 80 करेंगे यानी 60 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं विवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेनेल दूरी जेड का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, सी कभी अनुदैर्ध्य कभी अनुप्रस्थ, डी कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुप्रस्थ। जान लीजिए प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है अनुप्रस्थ होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है 10 आईपी, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं फ्लिंट कांच का प्रिज्म, NaCl का प्रिज्म, निकेल प्रिज्म, बाई प्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा निकल प्रिज्म होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है, लगभग 1 मिनट होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए चलिए इसी के साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वे टॉपिक से रिलेटेड ये सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।